Hello friends, this is Neha. My first video. Today I am going to teach concept of supply. The one topic of GST is goods and service tax. So let's start. First, I'll start with definition, some definition person. Then uh, I'll explain 7 section 8 all this. So let's start. Person. Person includes an individual. Person includes HUF, company, firm, LLP, association of person or body of individual, whether incorporated or not, in India or outside India. Corporation established by or under the Central State or Provincial Act or Companies Act 2013. Any body corporate by under the laws of country outside India. A cooperative society registered under law. Local authority, central government or state government, society, trust and any every artificial judicial person. यहाँ पे बोलना क्या चाहता है कि पर्सन जो है, पर्सन में इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी सब इंक्लूडेड है एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन at this association of person or body of individual whether incorporated or not. That means whether incorporated or not. Incorporated means legally registered जो है और whether incorporated or not means incorporated हो या फिर unincorporated हो, वो पर्सन में इंक्लूड होगा. whether एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, तो हम लोग पर्सन ही इंक्लूड करेंगे. एंड इनकॉर्पोरेटेड हो और अनइनकॉर्पोरेटेड हो या फिर इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, कोई मैटर नहीं करता, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, वो पर्सन में इंक्लूड होगा. Then any corporation established under any central state or provincial act, any body corporated, so incorporated by the under the laws of the country outside India. इंडिया के बाहर जो कंट्री है, इंडिया के बाहर जो कंट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग उस लॉज के अकॉर्डिंग जो बॉडी कॉर्पोरेटेड है वो पर्सन में इंक्लूड होगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन लोकल अथॉरिटी एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी या फिर ट्रस्ट भी अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो भी जीएसटी आएगा. ओके, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अबव, और भी कोई है सबके अलावा भी, तो वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा. दैट मीन्स पर्सन में ये जो टोटल जो पर्सन है, ये जो भी है, तो ये अगर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी लगेगा सब में. तो दैट मीन्स इन सब में ये पर्सन में ये जो सारे हैं ये सब इंक्लूडेड होंगे. और ये जो अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते, इफ दे प्रोवाइड सर्विसेज देन जीएसटी liability will arise. Okay, that means अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो भी जीएसटी आएगा. ओके, दिस इज द पर्सन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. लेट्स मूव अहेड. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन the definition of deemed distinct person. First of all, you have to understand that person, एक person बहुत डिफरेंट एंगल से उनको देखा जा सकता है. एक पर्सन ही डिफरेंट रोल प्ले करता है. लाइक अ पर्सन कैन बी a person can be taxable person, then supplier, recipient and deemed distinct. एक पर्सन ही ये सारे रोल प्ले कर सकता है. टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है, सप्लायर, रिसिपिएंट, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. ये सब डेफिनेशन को हम लोग आगे समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन
डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होता क्या है? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन एक्चुअली में के नाम में देखिए, डीम डीम मीन्स माना जाएगा। ओके, तो एक पर्सन जो है वो एक्चुअल में डिफरेंट नहीं है, बट वो सेम है। एक ही पर्सन, वो डिफरेंट नहीं है, बट उसको अलग अलग माना जाएगा, तो हम लोग डिफरेंट मानेंगे। ओके, तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मुझको आपको एक रजिस्ट्रेशन का प्रोविजंस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ। और रजिस्ट्रेशन में लाइक जीएसटी लॉ में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है जो लेना होगा। दैट मीन्स स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। सपोज मेरा बिजनेस है जो कि वेस्ट बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, देन छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये सब, मेरे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो बिजनेस है, तो मेरे को हर स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मेरा वेस्ट बंगाल में मेरा अलग रजिस्ट्रेशन होगा, देन मेरा छत्तीसगढ़ में अलग रजिस्ट्रेशन होगा, बिहार में अलग रजिस्ट्रेशन होगा, महाराष्ट्र में अलग रजिस्ट्रेशन, जहाँ जहाँ पे मेरे बिजनेस है, तो हर स्टेट के लिए मुझको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। ओके, ऐसा क्यों? जीएसटी लॉ में ये जो प्रोविजंस दिया है कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दिस इज व्हाई सो? बिकॉज सपोज मेरा वेस्ट बंगाल में ब्रांच, वेस्ट बंगाल में मेरा बिजनेस है, एंड मैं ही वेस्ट बंगाल में मैं सप्लाई कर रही हूँ, अपने ब्रांच वेस्ट बंगाल में सप्लाई कर रही हूँ। वेस्ट जो एसजीएसटी का रेवेन्यू है वो किसको मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। सपोज मैं राजस्थान में सप्लाई कर रही हूँ, तो एसजीएसटी का रेवेन्यू कहाँ का होगा? राजस्थान का। दैट्स वाई हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर मेरा सेपरेट सेपरेट स्टेट में बिजनेस है, तो मेरे को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन जो है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड। पैन बेस्ड में, अब मेरा एक बिजनेस है वेस्ट बंगाल में। ओके, बट मेरे बहुत सारे ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में। महाराष्ट्र में भी है, देन छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी है, तो अलग अलग स्टेट्स में मेरे बिजनेसेस। बट और मेरे मेरे को अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा जीएसटी में, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फॉर स्टेट। हर स्टेट में अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बट बट एक एंटिटी का पैन तो सेम, पैन तो अलग अलग नहीं हो सकता, पैन तो एक ही पैन होगा। तो दैट मीन्स जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा मेरे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, दैट विल बी अंडर सेम पैन। एक पैन में ही मेरे को अलग अलग रजिस्ट्रेशन मिले। ओके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब करते तो हमको एक जीएसटीएन मिलता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है वो स्टेट कोड होता है। ओके, आपका जिस स्टेट में आपका बिजनेस है, जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, हर एक स्टेट का अलग अलग कोड होता है, तो वो फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो स्टेट कोड होता है। नेक्स्ट पैन देन चेकसम होता है। ओके, ये मेरा ऐसे मेरे जीएसटी शो होता है। देन अब सपोज मेरा बिजनेस है वेस्ट बंगाल में, मेरा बिजनेस है। ओके, वेस्ट बंगाल में ही मेरे 4 ब्रांचेस, 4 ब्रांचेस। ओके, अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, जीएसटी लॉ क्या बोलता है, मैं एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लूँ। ओके, 1 स्टेट 1 जीएसटी। इवन दो नेचर ऑफ बिजनेस अलग हो सकता है, नेचर ऑफ बिजनेस सेम है,
तभी भी हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन वन रजिस्ट्रेशन लेंगे। बट अगर हमारा इवन द नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, नेचर ऑफ बिजनेस अलग मीन्स सपोज मेरा वेस्ट बंगाल में स्वीट स्वीट का बिजनेस, शूज का बिजनेस है, रबर का बिजनेस है, देन ऐसे बहुत सारे बिजनेस, प्लास्टिक मटेरियल्स का बिजनेसेस है। तो ये सब बिजनेसेस जो है, सब बिजनेसेस का नेचर अलग है, दे आर डिफरेंट। बट जीएसटी लॉ क्या बोलता है? जीएसटी लॉ बोलता है कि वी कैन टेक सेम रजिस्ट्रेशन, वी कैन टेक सेम रजिस्ट्रेशन, single registration for different businesses the same state. ओके, सेम स्टेट। अगर एक स्टेट में ही मेरा डिफरेंट बहुत सारे ब्रांचेस हैं और वो डिफरेंट नेचर के हैं, तो भी मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन दे सकती हूँ। बट एक प्रॉब्लम क्या, कुछ बिजनेसमैन जो है वो चाहते हैं कि मेरा जो डिफरेंट बिजनेसेस है तो मैं हर एक के लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लूँ, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लूँ अंडर सेम पैन इन द सेम स्टेट। सिंगल स्टेट में मेरा डिफरेंट बिजनेसेस है, डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस है, फिर भी मैं डिफरेंट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं बिजनेसमैन, तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं और डिफरेंट सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। बट जीएसटी लॉ यही बोलता है कि सेम स्टेट में आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंगल रजिस्ट्रेशन में। बट इफ बिजनेसमैन चाहे तो वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इन सेम स्टेट। अब अगर हम लोग डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेते, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लेती हूँ इन सेम स्टेट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, तो इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सिंगल रजिस्ट्रेशन? बेनिफिट ऑफ सिंगल रजिस्ट्रेशन ये है, बेनिफिट ऑफ सिंगल रजिस्ट्रेशन, वन जीएसटी और वन जो है एक ही फाइल करना होगा, जीएसटी और 3 भी एक ही फाइल करना होगा, एंड आईटीसी भी मेरा सब जगह एक ही जगह सब आ जाएगा। तो आईटीसी है सभी एक ही जगह अक्यूमुलेट होके सारा एक ही जगह मिल जाएगा। बट अगर हम डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेते हैं इन सेम स्टेट फॉर अ डिफरेंट बिजनेस, देन सपोज मेरे वेस्ट बंगाल में 4 बिजनेसेस हैं एंड मैंने 4 रजिस्ट्रेशन लिए, दैट मीन्स मेरे को 4 जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा, 4 जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ेगा, एंड मेरा आईटीसी भी फिर डिफरेंट पैसे अलग अलग मेरे को मिलेंगे। ऐसा क्यों करते बिजनेसमैन? क्यों चाहते हैं कि वो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लें इन सेम स्टेट? फॉर अकाउंटिंग पर्पस, कंप्लायंस पर्पस के लिए वो लोगों को आईटीसी में दिक्कत आती है, डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस है, तो सब थोड़ा हॉच पॉच हो जाता है, इसलिए वो लोग एट द ऑप्शन ऑफ बिजनेसमैन वो लोग ले सकते हैं डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। ओके, बट बेनिफिट यही है, सिंगल रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी 1 एक ही फाइल करना पड़ेगा, 3 भी एक फाइल करना पड़ेगा, आईटीसी एक ही जगह आ जाएगा, एंड सीए को भी कंप्लायंसेस फीस जो है वो कम देनी पड़ेगी। बट अगर आप डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेते हो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हो, देन इसी तरह से आपका जीएसटी 1 भी उतने ही फाइल होंगे, जीएसटी 3 भी 4 5 जितने आपके बिजनेसेस है उतने फाइल होंगे, तो वैसे आपके कंप्लायंस फीस भी इंक्रीज हो जाए। ओके, तो इतना तक आपको समझ में आया आई गेस? जस्ट now let's start. See here, yes, under GST law, supplier is required to obtain state-wise registration. That I explain you. State-wise registration लेना पड़ेगा. He has to obtain registration in every state from where he makes the taxable, provided his aggregate turnover exceeds the threshold limit.
he has to obtain, उसको registration लेना पड़ेगा, businessman को registration लेना पड़ेगा in every state, हर state में registration लेना पड़ेगा, और union territory from where he makes the taxable, वहाँ से taxable supply वो provide कर रहा है, taxable supply कर रहा है, वहाँ से वहाँ उस state में registration लेना पड़ेगा, provided aggregate turnover जो है exceed करता है specified threshold limit. Thus, he is not required to obtain registration from a state from where he makes the non-taxable. Non-taxable supply means अगर non-taxable supply करते हैं, then registration नहीं लेना पड़ता. Non-taxable supply में क्या आता है, like alcoholic liquor for human consumption, petrol, diesel, aviation fuel. Just a second, battery. Oh, just hold on. Yes, sorry for the interruption. From where he makes the non-taxable supply. Non-taxable supply is alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption. Then petrol, diesel, aviation fuel, etc. Okay. Since registration is GST PAN based, registration GST is PAN based. GST में जो registration है वो PAN based होता है. Once a supplier is liable to register, एक बार सप्लायर जो है वो लाइबल हो जाता है रजिस्टर के लिए, देन ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही ऑपरेट्स. एक बार सप्लायर लाइबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन, तो उसको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द सेम पैन. Further, he is normally required to obtain single registration in a state or union territory. Normally, single registration लेना पड़ेगा in a state or union territory. However, where he has multiple place of business in a state or union territory. State or union territory में अगर multiple place of business है, he has the option to get the single registration. बस option है कि वो single registration ले सके for a set state or union territory और get the separate registration. Means ये totally business के ऊपर option है, तो single registration भी ले सकते हैं और separate registration भी ले सकते हैं for each place of business such state or union territory. Same state में single registration भी ले सकते हैं और separate registration भी ले सकते हैं at the option of businessman. However, GST law यही बोलता है कि आप single registration दीजिए. Okay, let's move forward now. So now I am going to explain section 25.4. Section 25.4, it is deemed distinct person. Definition of deemed distinct person: a person who has obtained, person जिसने registration ले लिया, who has obtained, a person who is required to obtain, और जिसकी liability arise हो गई है कि registration लेना पड़ेगा. More than one registration, एक से ज़्यादा registration लिया है लिया है या फिर required to obtain whether in one state or union territory, एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लिया है, और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, या फिर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी में. अगर सेपरेट स्टेट है तो इट्स कंपल्सरी टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, बट वन स्टेट ऑप्शन है कि वो वन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और मोर देन वन रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं. सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, shall in respect of each such registration be treated as distinct person. तो क्या बोलेंगे? Distinct person. So a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory, or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration, हर registration के लिए क्या treat होगा? Distinct.
person, that is deemed distinct person. Okay, now मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ. लाइक मेरा फैक्ट्री है, मेरा फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री, वेयर हाउस, डिपोट. ओके, मेरा फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में है, वेयर हाउस है छत्तीसगढ़, एंड डिपोट है मेरा लेट्स से महाराष्ट्र. ओके, नाउ सपोज मैं ट्रांसफर फैक्ट्री से वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, फैक्ट्री से वेयर हाउस गुड्स ट्रांसफर कर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है. अब फॉर अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है फैक्ट्री से वेयर हाउस, तो क्या बोलेंगे? फॉर अकाउंटिंग पर्पस दिस इज अ स्टॉक ट्रांसफर, दिस इज अ स्टॉक ट्रांसफर, इट इज नॉट सेल. सेल नहीं माना जाएगा बिकॉज मैं अपने ही ब्रांच को, अपने ही वेयर हाउस को गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये सेल नहीं माना जाएगा फॉर अकाउंटिंग पर्पस. इट्स अ स्टॉक ट्रांसफर. बट फॉर जीएसटी एक्ट, बट अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, जीएसटी पर्पस के लिए ये क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा. इट्स नॉट स्टॉक ट्रांसफर, इट्स अ सेल. तो ओके, लाइकवाइज अगर मैं फैक्ट्री से डिपोट में भी अगर गुड्स ट्रांसफर करती हूँ, गुड्स ट्रांसफर करते हैं, तो देन ऑल्सो ओके, फॉर अकाउंटिंग पर्पस दिस इज स्टॉक ट्रांसफर, बट for GST purpose it will be treated as supply. For GST purpose it will be treated as supply. ओके ओके, मैं आपको और एक चीज अब देखिए, एक सेक्शन 7 शेड्यूल 1 पैरा 2. According to section 7 schedule 1 para 2, supply of goods or services, supply of goods or services between deep tasting person अगर सप्लाई होता है goods or services between deemed distinct person, then GST आ जाएगा, GST liability arises. Okay, according to section 7 schedule 1 para 2, para 2. ओके, तो ये जो सप्लाई जो माना जाएगा, तो यहाँ पे जब फैक्ट्री से वेयर हाउस जब गुड्स ट्रांसफर हो रहा है और ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, वेस्ट बंगाल में सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, छत्तीसगढ़ में सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, वैसे ही डिपोट जो महाराष्ट्र में है उसके लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन. ओके, फैक्ट्री से वेयर हाउस जो गुड्स ट्रांसफर हुआ है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे. सप्लाई, it will be treated as supply as per section 7(1)(c). sorry, 7(1)(c) and GST payable आएगा, and this is in different state, तो IGST लगेगा. ओके, एंड टैक्स इनवॉइस भी बनेगा, क्रेडिट मिल जाएगा, IGST का क्रेडिट मिल. लाइकवाइज फैक्ट्री से डिपोट में अगर ट्रांसफर हो रहा है गुड्स, तो इधर भी this will be treated as supply as per section 7(1)(c). GST liability होगा एंड टैक्स इनवॉइस बने. लाइकवाइज मैं डिफरेंट एग्जांपल लेती हूँ, डिफरेंट एग्जांपल लाइक वैसे एक फैक्ट्री है, ओके, वेयर हाउस, डिपोट. अब लेट्स से
लेट्स से मेरा फैक्ट्री एंड डिपोट सिंगल रजिस्ट्रेशन, मीन्स मेरा फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में है एंड डिपोट भी वेस्ट बंगाल में है, एंड सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रजिस्ट्रेशन। बट फैक्ट्री और वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस मेरा छत्तीसगढ़ में है, वेयर हाउस मेरा छत्तीसगढ़, तो फैक्ट्री और वेयर हाउस मेरा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, तो मेरे को वेयर हाउस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, ओके। एंड फैक्ट्री और डिपोट जो है मेरा दोनों वेस्ट बंगाल में, तो मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन। नाउ इन दिस केस अगर मेरा फैक्ट्री से वेयर हाउस गुड्स ट्रांसफर होता है, क्या बोलेंगे, क्या फॉर अकाउंटिंग पर्पस तो स्टॉक ट्रांसफर है, राइट, बट अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ये सप्लाई माना जाएगा एज पर सेक्शन 7(1)(c), जीएसटी अराइज हो जाएगा एंड टैक्स इनवॉइस, ओके। एंड यस, इन केस ऑफ गुड्स, जब गुड्स ट्रांसफर होता है तो ई वे बिल भी बनता है, ई वे बिल का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। फैक्ट्री और डिपोट से अगर कुछ गुड्स, फैक्ट्री से डिपोट अगर कुछ गुड्स ट्रांसफर होता है, ये सिंगल रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड, तो सप्लाई नहीं, विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर सप्लाई ही नहीं है तो नो जीएसटी, जीएसटी भी नहीं होगा, और अगर जीएसटी नहीं है तो टैक्स इनवॉइस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, टैक्स इनवॉइस तो होगा ही नहीं। बट मेरा गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, फैक्ट्री से डिपोट में मेरा गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब रास्ते में मेरे को कोई पकड़ सकता है, पुलिस वुलिस कोई पकड़ सकता है, देन के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, डिलीवरी चलान, डिलीवरी चलान, ठीक है। डिलीवरी चलान किसका, अंडर रूल 55, ओके। So you guys understood the concept? Hope you understood the concept. Now let's move forward. तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूंगी जो कि आईसीआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई ने प्रोवाइड किया। ये सब कंटेंट आईसीआई के बुक से ही लिया गया है। Now let's start with an example. Mohan, a chartered accountant, has a registered office in Delhi. मोहन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में है, ओके। He has also obtained registration in the state of West Bengal in respect of his newly opened branch office. मोहन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजिस्टर्ड उसका हेड ऑफिस जो दिल्ली में है, एंड डिफरेंट और एक रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करता है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, न्यूली ओपन ब्रांच ऑफिस नया ब्रांच ऑफिस ओपन किया है के लिए वेस्ट बंगाल में, और एक रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन। तो मोहन शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन respect of registration West Bengal and New Delhi. Separate registration है West Bengal में and New Delhi में, so he will be treated as what, deemed distinct. So registered office in Delhi and registered branch office in West Bengal will be treated as distinct. Okay. Next example. Rishabh Enterprise, a registered supplier, owns an air-conditioned restaurant. Air-conditioned restaurant है in Maharashtra. It has opened a liquor shop in रायपुर. रायपुर में एक liquor shop open किया, उत्तराखंड, रायपुर and उत्तराखंड, for trading of alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption की liquor shop open की. Since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is non-taxable supply, I already told you that अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का अगर कुछ सप्लाई करते हैं तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। तो अगर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो रजिस्ट्रेशन का जरूरत ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है रजिस्ट्रेशन का। तो ऋषभ एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन रेस्पेक्ट टू द सेम इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड से सप्लाई हो रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ उत्तराखंड, वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं। इन केस ऑफ एयर कंडीशन restaurant in Maharashtra,
महाराष्ट्र में जो एयर कंडीशन रेस्टोरेंट एंड लिकर शॉप जो इन उत्तराखंड शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट। महाराष्ट्र में जो एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है दैट इज रजिस्टर्ड, बट उत्तराखंड में जो ट्रेडिंग शॉप है मेरा वो रजिस्टर्ड नहीं है, बट सेम मेरा ही है, बट लेकिन फिर अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ, जीएसटी के हिसाब से वो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना। Supply of Maharashtra restaurant to Uttarakhand shop in the course of furtherance of business even without consideration will qualify as supply. तो महाराष्ट्र रेस्टोरेंट अगर उत्तराखंड शॉप को इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के पर्पस के से कुछ भी सप्लाई कर रहा है, इवन विदाउट कंसिडरेशन के बिना भी, देन ऑल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, इट विल क्वालिफाई एज सप्लाई। सेक्शन 7 में आगे और हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या आएगा कि क्या विदाउट कंसिडरेशन में सप्लाई होता है ये सब। तो रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र एंड अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप इन उत्तराखंड विल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, एग्जांपल, Raghubar Fabrics transfer 1000 shirts from his factory located in Lucknow। लखनऊ में एक फैक्ट्री है जहाँ से वो 1000 शर्ट्स ट्रांसफर करते हैं टू हिज रिटेल शोरूम इन दिल्ली, दिल्ली में ट्रांसफर करते हैं, so that the same can be sold from there, that दिल्ली से सेल हो सके। The factory and retail showroom of Raghubar Fabrics are registered in states where they are located। तो दिल्ली में सेपरेट रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा एंड लखनऊ में अलग रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं हुआ है। रघुबीर फैब्रिक्स जो अपने ही शोरूम को ट्रांसफर कर रहे थे वो विदाउट कोई कंसिडरेशन तो होगा नहीं, बट इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट। सो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम shall be treated as shall constitute supply according to GST Act। तो रजिस्टर्ड लखनऊ जो फैक्ट्री में और रजिस्टर्ड दिल्ली जो शोरूम दिल्ली शोरूम जो है will be treated as deemed supply। Okay, however transfer transfer between two units of legal entity under single registration will not be considered as supply। अब सपोज फैक्ट्री लखनऊ में होता एंड मेरा शोरूम भी लखनऊ में ही होता, देन एंड सिंगल रजिस्ट्रेशन क्या है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, बट ओके इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। नेक्स्ट एग्जांपल, Raghubir Fabrics transfer 1000 shirts from his factory located in Lucknow to his retail showroom in Kanpur। लखनऊ से कानपुर में 1000 shirts transfer किए so that the same can be sold from here। It has taken one registration state of Uttar Pradesh and single registration लिया है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ and कानपुर both come in Uttar Pradesh and single registration, declaring Lucknow as a principal place, as a factory, as a principal place of business and Kanpur as an additional place, okay, under single registration। Since no consideration is charged, कोई consideration charge नहीं हुआ है, supply of goods from factory to retail showroom in the same state under single registration does not constitute supply। single registration है same statement, supply नहीं माना जाएगा। so लखनऊ factory and Kanpur showroom will not be treated as supply। goods transfer from Lucknow factory to Kanpur showroom will not be treated as supply as it has taken single registration in Uttar Pradesh। However, if Raghubir Fabrics has obtained separate registration for Lucknow factory and Kanpur showroom, but अगर लखनऊ फैक्ट्री और कानपुर शोरूम के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन किया रघुबर फैब्रिक्स ने, then this stock transfer will between the Lucknow factory and Kanpur showroom will constitute supply, then supply माना जाएगा and GST liability arise होगा and वैसे tax invoice बनेगा। Okay guys, thank you so much। I hope you understand the lecture, and if you have any query please feel free to ask me। Thank you so much।